छात्रों नमस्ते। अभी हम आज क्या निराश हुआ जाए इस अध्याय का सटीक विश्लेषण के बाद हम अभी प्रश्न एवं उत्तर लेकर आए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बेहद ही रोचक एवं दिलचस्प ढंग से बताया है कि निराश हुआ जाए या हर बार परिस्थिति एक सी नहीं रहती, लेकिन इसमें क्या हम निराश हो सकते हैं? यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न रखा है। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए छात्रों। प्रश्न अभ्यास देखते हैं छात्रों आपके विचारों से। पहला, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर देखते हैं छात्रों। लेखक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद भी कि उसने लोगों से धोखा खाया है, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि देखो छात्रों, चार बातें बताई है। पहली, लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। दूसरा, वह ठगे जाने या धोखा खाने जैसी घटनाओं का बहुत कम हिसाब रखता है। ग, उसके हाथ छल कपट जैसी घटनाएं हुई है पर विश्वासघात नहीं या बहुत कम हुआ है। चौथा, देखो, लेखक के साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने अकारण ही उसकी मदद की है। यानी कभी कभी हमने किसी की मदद नहीं की, फिर भी कई बार लोगों ने मदद की है। दूसरा देखो प्रश्न, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया है। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम दो घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। छात्रों, यहाँ पर विस्तृत है, लेख समान है, आप लेख है ये देखिए ज़रूर। यहाँ पर उत्तर लेख एक, अर्चने भी डिगा नहीं पाई, शिक्षिका का हौसला, सहयोगियों का मिला भरपूर सहयोग। नोएडा, जहां एक और शिक्षा का व्यापार करके लोग रात दिन अपनी जेब भरने में व्यस्त है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम अड़चनों के बावजूद मानसिक व शारीरिक रूप से असहाय बच्चों की सेवा करते हुए उनके जीवन में ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। ऐसी ही शिक्षिका है सलारपुर स्थित बचपन डे केयर की सीमा पांडे। दिसंबर 2006 में लखनऊ निदेशालय विकलांग विभाग की ओर से स्थापित बचपन डे केयर में सीमा ने बतौर शिक्षिका काम शुरू किया था। उस समय वहां एक कोऑर्डिनेटर और दो अन्य शिक्षिकाएं भी कार्यरत थी। आगे देखो, सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के हक को लेकर वे विभागीय अधिकारियों के सामने भी डटकर खड़ी हो गई। तब से वे अकेले ही शिक्षिका व प्रभारी का कार्य संभालते हुए 25 से अधिक बच्चों के जीवन में ज्ञान की ज्योति जला रही है। यह सीमा और उनके सहयोगियों का साहस ही था कि उनके निरंतर प्रयास से विभाग के डायरेक्टर A.K. बरनवाल ने 2008-9 तक सेंटर चलाने की लिखित अनुमति दे दी। सीमा बताती है कि डायरेक्टर के आदेश के आधार पर उन्होंने बैंक में जमा फंड में से सेंटर और वाहन के किराए का भुगतान कर दिया, लेकिन कुछ विभागीय अधिकारी फंड होते हुए भी बच्चों पर खर्च किए जाने वाली राशि के आवंटन में रोड़े अटका रहे हैं। अब अधिकारियों ने सेंटर बंद कराने का नया दांव खेला है। पिछले साल महीने से पूरे स्टाफ की तनख्वाह यह कहकर रोकी गई कि जो पैसा सेंटर और वाहन के किराए में खर्च हुआ है उसके बदले में तनख्वाह काटी जा रही है। इसके बावजूद सीमा सहित अन्य स्टाफ पूरी निष्ठा के साथ बच्चों की देखभाल में व्यस्त है। सीमा का कहना है कि इन बच्चों को पढ़ाने और इनकी देखभाल करने से एक अलग सुकून मिलता है और जितना हो सकेगा मैं इन बच्चों के लिए प्रयास करूंगी। देखो, एक समाज में कई ऐसे बच्चे होते हैं शिक्षा से कभी कभी वंचित होते हैं, असहाय होते हैं, निराश्रित होते हैं। उनकी पढ़ाई बेहद आवश्यक है। उनकी पढ़ाई यदि इसके लिए ये कार्य किया तो निश्चित इस पर आप एक अच्छी टिप्पणी छात्रों आप लिख सकते हैं। दूसरी टिप्पणी छात्रों देखो, गरीब बच्चों के लिए समर्पित जीवन नोएडा के सेक्टर 12 में पिछले
19 वर्षों से एक महिला शिक्षक अनाथ व गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है। शिक्षा देने वाली इस महिला ने बच्चों की खातिर अपना घर तक नहीं बसाया। हर साल यहाँ पर आने वाले अनाथ बच्चों को साक्षर बनाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। शिक्षक के इस बसेरे को बनाने वाली और बच्चों को शिक्षा दे रही अंजना राजगोपाल ने अभी तक शादी नहीं की। यह प्रेरणा औरों के लिए भी काम कर गई। आज गरीब और बेसहारा लोगों के लिए साई कृपा की ओर से सेक्टर 41 और सेक्टर 135 में स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें आने वाले सभी 18 शिक्षक बिना किसी पारिश्रमिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान दैनिक 5 सितंबर 2009 दिल्ली हिंदुस्तान में ये छपा है। संस्करण टिप्पणी, एक समाचार हेतु। इस समाचार को पढ़कर हमारे मन में उन बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे। हमसे उनकी शिक्षा हेतु सार्थक कदम विद्यादान महादान वाली कहावत चरितार्थ करना चाहिए। टिप्पणी समाचार क्रमांक 2 हेतु। इस समाचार पत्र को पढ़कर अंजना राजगोपाल का त्याग एवं समर्पण के प्रति मन श्रद्धान्वित हो जाता है। हमें भी इस तरह के कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। देखो छात्रों, कई बार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो रोजी रोटी का पिताजी उनके काम करते हैं, कभी अनाथ बालक है, कभी उनकी शिक्षा के लिए जब यदि कोई काम करता है तो निश्चित ही वह प्रेरणादायी है। इस घटना को लेकर ऐसा कोई प्रसंग आप आपके मर्जी से भी यहाँ पर छात्रों आप लिख सकते हैं। ज़रूर आप ऐसी कोई टिप्पणी, कोई यहाँ पर शिक्षा से वंचित बालकों के लिए, जो पाठशाला में नहीं जाते ऐसे बालकों के लिए कोई पाठशाला चला रहा है, तो निश्चित ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छात्रों, मेरा भी अनुभव बता देता हूँ। मैं पिछले 3-4 वर्षों से लगातार एक बस्ती में जाकर रोज़ाना मेरी पाठशाला होने के बाद शाम में 5 से 6:30 बजे तक उन्हें पढ़ाने का काम करता हूँ। उनकी शिक्षा की जिम्मेवारी ली है, उन्हें पाठशाला में दाखिल किया है और उन्हें पूरी तरह से शिक्षा किस तरह मिले इसके लिए प्रयासरत हूँ। आज भी यह मेरा कार्य बस्ती की पाठशाला के नाम से शुरू है। आगे देखिए प्रश्न। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। उत्तर देखिए छात्रों। आज समाचार पत्रों में नकारात्मक घटनाओं, हिंसा, लूट, मारपीट आदि की घटनाओं को प्रमुखता से तथा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इन समाचार पत्रों में किसी की निस्वार्थ भलाई करे की घटनाएं कभी कभी ही छप पाती है। ऐसा नहीं कि समाज में ऐसी घटनाएं घटती ही नहीं है, ऐसी घटनाएं होती तो है, पर वे यदा कदा ही प्रकाश में आ पाती है। ऐसी ही एक घटना का वर्णन मैं कर रहा हूँ जो सत्य है तथा मेरे आसपास से ही जुड़ी है। देखो, वास्तव में सही है। समाचार पत्रों में बहुत सारी गलत खबरें ज़्यादा आती है जो कभी कभी इंसान के लिए उपयोगी होती है, अनुपयोगी होती है, लेकिन कभी किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो वह भी छपकर आना चाहिए। देखिए आगे छात्रों। प्रतिभा कब, कहाँ, किस रूप में पैदा हो जाती है इसका अनुमान लगाना कठिन है। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जो खेती करके अपना गुजारा मुश्किल से कर पाते हैं। उनका बड़ा बेटा शुरू से ही पढ़ाई में बड़ा होनहार है। 10वीं में उसने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 11वीं में विज्ञान विषय में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। विज्ञान की पढ़ाई खेती के सहारे पूरी कर पाना संभव न था, फिर भी जैसे तैसे तथा छात्र वृत्तियों के सहारे उसने 12वीं की शिक्षा 92% अंकों से उत्तीर्ण की। आईटी परीक्षा के लिए उसने फॉर्म भर दिया था, उसका चयन भी हो गया, पर उसके एक एनआरआई मित्र से फ़ोन पर इसके बारे में बात की। सारी बातें जानकर उन्होंने आईआईटी का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेते हुए 1 लाख रुपए पिताजी के पास भेज दिए, जिसे लेकर पिताजी उसका दाखिला आईआईटी में करवाए। देखो, ऐसे कभी कभी एक अच्छी सकारात्मक घटनाएं होती है, यह हमें निराशा से सकारात्मकता की ओर ले जाती है और आगे कुछ कार्य करने की प्रेरणा भी ऐसी घटनाएं छात्रों देती है। आगे देखिए पर्दाफाश में एक, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। उत्तर देखिए छात्रों। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप लेता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया हो। इस पर्दाफाश के पीछे
किसी के दोष को सुधारने का उद्देश्य न होकर उसकी बदनामी कराना हो। इसके अलावा इस पर्दाफाश के पीछे किसी की भलाई का लक्ष्य न हो, किसी संस्था या प्रतिष्ठान को बदनाम करना हो, सत्यता को बिना जाने समझे लोगों के सामने लाना, अपनी निजी वैमनस्यता या बदला लेने की भावना हो तथा स्वयं में अधिकाधिक महत्वाकांक्षा की इच्छा हो, अपने चैनल आदि की प्रसिद्धि बढ़ानी हो। देखो, यह भी कभी कभी बुरा बन जाता है पर्दाफाश करना, जो स्वयं की महत्वाकांक्षा हेतु, और ऐसी कभी कभी घटनाएं घटती है जो हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं अगला सवाल। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। देखिए छात्रों, उत्तर। आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता है क्योंकि इनको पढ़कर या देखकर व्यक्ति जागरूक हो जाए, वे अपराधियों या दोषियों से बच सके तथा अपने आसपास की घटनाओं को पुनरावृत्ति न होने दे। इन कार्यक्रमों की सार्थकता तभी है जब इन पर्दाफाश करने वाले कार्यक्रमों के पीछे सच्चाई, ईमानदारी तथा जन कल्याण की भावना छिपी हो। यदि इनके पीछे स्वार्थ, धनोपार्जन या चैनलों की प्रसिद्धि बढ़ाने की लालसा छिपी हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। देखो छात्रों, केवल ईमानदारी, जन कल्याण की भावना यहाँ पर होनी चाहिए ताकि वह सटीक न्याय हो सके। अगला सवाल छात्रों, कारण बताइए। बेहद ही सटीक यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। पहला, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उसी प्रकार देखो, पहला, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, उसका परिणाम क्या होगा छात्रों? लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी, चारों ओर झूठ का बोलबाला होगा। दूसरा देखो, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, परिणाम क्या हो रहा है इससे? ईमानदारी लुप्त हो जाएगी तथा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 3, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। तो उत्तर और परिणाम उसका देखिए, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार देखो, यहाँ पर ये कारण हैं और उसके परिणाम ही हैं। ये दोनों तीनों के हमने देखे हैं कि, लेकिन यहाँ पर आज भी हम जिस प्रकार पूरी तरह से हम जिस प्रकार ईमानदारी भरा व्यवहार करते हैं, तो हम ईमानदारी की भी आशा अपेक्षा करते हैं और ये जायज़ है। अगला देखिए, सार्थक शीर्षक। नंबर 1, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर देखिए छात्रों, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा कि वर्तमान में हिंसा, भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती, घटते मानवीय मूल्यों से जो माहौल बन गया है, उसमें आदमी का निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में भी लेखक निराश नहीं है तथा वह चाहता है कि दूसरे भी निराश न हो, इसलिए उनसे ही पूछना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अन्य शीर्षक होगा नया सवेरा या बनो आशावादी भी हो सकता है, या सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक कार्य का सकारात्मक परिणाम, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। 2, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। उत्तर, क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि लेखक समाज से ही पूछना चाहता है कि क्या निराश का वातावरण पूरी तरह निराशा का वातावरण बन गया है। यदि लोगों का जवाब हाँ होगा
तो वह उन्हें निराशा त्यागने की सलाह देगा। 3, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर देखते हैं छात्रों। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। जैसा हम कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पर आखिर कितने लोग इसका पालन करते हैं? जरा सा अधिकार मिलते ही व्यक्ति भाई भतीजावाद या अंधा बाटे रेवड़ी पुनी पुनी अपने को देय की नीति अपनाने लगते हैं। हाँ, जिनके हाथ में कुछ नहीं होता वह ईमानदारी का राग जरूर अलापते हैं। वास्तव में ईमानदारी का पालन करते समय हमारी स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति सामने या आड़े आ जाती है। आगे देखिए छात्रों, सपनों का भारत। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। नंबर 1, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए उत्तर। देखो छात्रों उत्तर, मेरे विचार में हमारे मनीषियों ने उस भारत का सपना देखा था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न धर्मों एवं मतों को मानने वाले मिलजुल कर रहे। उनके बीच आपसी सौहार्द हो, वे एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम तथा बंधुत्व बनाए रखे। भारत प्राचीन काल में विश्व के सामने आदर्श था, वह भविष्य में भी अपना आदर्श रूप बनाए रखे। लोग भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपनाएं तथा इसे बनाए रखें। छात्रों बच्चों, भारत विश्वास रखता है वसुधैव कुटुंबकम पर। 2, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। देखो उत्तर, मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों के भारत में सभी लोग स्वस्थ, निरोगी, शिक्षित, संपन्न तथा ईमानदार हों। वे जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम सद्भाव से रहे। यहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी तथा अशिक्षा का नामो निशान न हो। इस देश को आतंकवाद, सांप्रदायिकता से मुक्ति मिले। देश में विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधों का विकास हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो। यहाँ ज्ञान विज्ञान की इतनी उन्नति हो कि भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए। सटीक है, पहले से ही भारत विश्व ज्ञान का भंडार भारत रहा है। भाषा की बात देखो छात्रों, 2 शब्दों से मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व स्पर्धा होने की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात, और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के उदाहरण ढूंढकर लिखिए छात्रों आपके पाठ्य पुस्तक से, यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए कुछ उदाहरण। सुख और दुख, सुख दुख। माता व पिता, माता पिता। बहन और भाई, बहन भाई। गुण और दोष, गुण दोष। दया और माया, दया माया। सुख और सुविधा, सुख सुविधा। झूठ और फरेब, झूठ फरेब। कायदे और कानून, कायदे कानून। धर्म और कानून, धर्म और कानून। इस प्रकार देखो यहाँ पर हमने सारे के सारे शब्द जो यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच योजक शब्द आया है, एक साथ मिलकर हम युग्म शब्दों में भी छात्रों ऐसा देखते हैं कि उसमें युग्म योजक चिन्ह होता है। आगे देखिए छात्रों, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। इसके पहले भी हमने उदाहरण देखे हैं छात्रों लाख की चिड़िया में। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारतवर्ष,
मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर, तिलक, गांधी आदि। कोई भी नाम छात्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। जातिवाचक संज्ञा यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, स्टेशन, पति, पत्नी, धर्म आदि। कोई नाम हो, यात्री का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन वहाँ पर नाम नहीं, केवल जाति के संदर्भ में। मानव का नाम होता तो मनुष्य, ड्राइवर का नाम, स्टेशन का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक होता, स्टेशन जातिवाचक। और भाववाचक संज्ञा, देखो भाव से जिसका संबंध है, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, गुण, सच, यहाँ पर मोह भी होता है। छात्रों, निश्चित आपने यह देखा स्वाध्याय। आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।